श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल के इस ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम में आज आमिना असद मैम हमारे साथ हैं। ये यहाँ चीफ डिज़ाइनर हैं और हम इनसे जानेंगे इस जगह के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, यहाँ जो कारीगर काम करते हैं, कश्मीर और श्रीनगर से जुड़े उन लोगों के बारे में जो कभी इस कारीगरी से जुड़े थे और आज इससे दूर हो गए हैं। उनके बारे में भी जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच से अब चली गई और ये उसके रीस्टोर के लिए एक रिसर्च सेंटर की तरह एक म्यूजियम को संभाल रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस जगह के बारे में, इस म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम के बारे में बताएं, तो मुझे आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्राफ्ट म्यूजियम बेसिकली क्राफ्ट म्यूजियम स्कूल ऑफ डिजाइंस के अंदर आता है। स्कूल ऑफ डिजाइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, जे.एन.के गवर्नमेंट का वो विंग है जहाँ नए डिजाइन्स क्रिएट किए जाते हैं। वो डिजाइन्स जो इंडस्ट्री, आर्टिजन्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सो जैसे आपने कहा कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेसिकली वही है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उस पर सोचा जाता है। तो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। वो फैसिलिटी जो फिर कारीगर को टाइम इतना नहीं होता है कि वो उस पर किसी चीज़ पर रिसर्च करे, कोई नई चीज़ बनाए, तो वो हम बनाते हैं, फिर उनको देते हैं। तो उसी में जब हमारी काफ़ी कलेक्शन जमा हो गई तो स्कूल ऑफ डिजाइन्स 1957 में बना हुआ है। अच्छा। जब कमला देवी चट्टोपाध्याय और सब वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल वाले, तो तब इसका इट हैज गिवन बर्थ टू स्कूल ऑफ डिजाइन्स। तो तब इंडिया में ऐसे 4 ही सेंटर्स थे। तो उसका यही पर्पस था कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट को हम कैसे यूज करें जो आजकल के दौर में भी यूज कर सकते हैं। तो जब 57 से चीजें बनी तो फिर उसको थोड़ा और डाइवर्सिफाई करके उसकी कलेक्शन को क्राफ्ट म्यूजियम किया, क्योंकि यहाँ इतने सारी चीजें, हर एक प्रोडक्ट एक डिजाइन है, एक रेफरेंस है। सो किसी को भी कश्मीरी क्राफ्ट ऑथेंटिक के बारे में समझना हो, कैसे बनता है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, प्रोसेसेस क्या है, और फाइनल जो वो प्रोडक्ट्स है उसका देखना, तो ये वो जगह बन गई। फिर हमने यहाँ देखा कि 100-200 साल पुरानी पेपर में ऐसे के कारीगरी की हुई कुछ चीजें हैं, कानी सॉल जी, लकड़ी पे होने वाले काम, ये सब चीजें हमने देखी। उन चीजों में हमने ये पाया कि वो एक ऐसे भारत की कल्पना है जहाँ शैव भी है, इस्लाम भी है, बौद्ध भी है। उन तीनों चीजों में बनी हुई चीजें हैं। तो वो देखकर मेरे जहन में ये बात आई कि ये जो कश्मीर में इंडिजिनस कल्चर है, जो यहाँ बात होती है कि कश्मीर का जो इंडिजिनस कल्चर है वो ऋषित्व परंपरा का एक एग्जाम्पल भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में बताएं कि वो सब चीजें जो आपके म्यूजियम में कलेक्ट की गई हैं, क्या वो किसी जिस डिजाइनर से वो आज हमारे ट्रेडिशन में है या फिर वो खत्म हो गई? जी नहीं, ट्रेडिशन तो हमारा, बिकॉज ये आर्ट क्राफ्ट सारे हमारे कल्चर के रिलेटेड है। सो जो हमारा कल्चर था वही चीज़ें डिपिक्ट होती हैं क्राफ्ट में, वही एलिमेंट्स डिपिक्ट होते हैं। तो अब है कि जो पोएट होगा वो शायरी और अपने वर्ड्स के तरीके से, अपने माध्यम के तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हम लोग थ्रू क्राफ्ट ही एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें जैसे ये आपने कहा, जो हमारे ये कुछ प्रोडक्ट्स आपने देखे, ये बेसिकली वो है चीज की जो हमारा इंडिया है। इट्स अ सेक्युलर कंट्री जहाँ हर एक रिलीजन, कास्ट के लोग हैं। सो उसमें एक बिकॉज कुछ साल पहले इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट बहुत हुआ कश्मीर में, तो उनके लिए कि वो आप साथ में कौन सी चीज है, सोविनियर्स ले सकते हैं कश्मीर से। तो उसमें राइट फ्रॉम कश्मीर वो कल्चर लेके टू साउथ, तो वैसे हमने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किए कि उसमें तिरुपति का टेम्पल कॉपर में बनाया,
और दुर्गा पूजा के एलिमेंट्स वो क्रोवल में। सो हर एक क्राफ्ट में गणेश चतुर्थी, शिवलिंग हुआ, शिव तो खैर कश्मीर और माता दुर्गा शक्ति की देवी, बिल्कुल वो। सो अच्छा फिर हमारे गुरु नानक का एग्जैक्टली बुद्धा। तो ये सारे एलिमेंट्स वो किस तरह हम अपने क्राफ्ट्स में बनाएंगे। सो वो कन्फाइन नहीं रहेगा टू अ सर्टेन रिलीजन ओनली और टू अ सर्टेन एरिया। जो क्राफ्ट वैसा है नहीं। क्राफ्ट इज कि आप अगर जैसे लेट्स सपोज हमने जैसे कुछ कर्टन्स पहले इनिशियली स्टार्ट किए थे कि शॉल्स जो है, शॉल्स में भी साउथ का कोई इंसान नहीं पहनेगा, वो तो पहनेगा ही नहीं क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि कितनी गर्मी। सो हमारा पश्मीना शॉल को या उस क्राफ्ट को कैसे हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करें, उसके वॉल डेकोर्स बनाकर, उसके मोबाइल पाउचेस बनाकर, फाइल फोल्डर्स बना के। सो वो कैसे कि वो क्राफ्ट रहे, कारीगर को इनकम मिलती रहे, क्योंकि क्राफ्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन और हमारी इकोनॉमी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो उसमें वो इकोनॉमी किस तरह सस्टेन रहे, उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन वो यहाँ हम करते रहे। कल्चरल इकोनॉमी की आप बात कर रही हैं कि कैसे अपने जो हमारे पास जो कल्चर है उसको हम अपनी अर्थव्यवस्था से, अपनी इकोनॉमी से जोड़ सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएं। मैं आपसे एक और चीज़ें जानना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ जो लोग हैं, क्या जो 100 साल 200 साल पुरानी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं उसको समझ पाते हैं, उसको बना रहे हैं, उनके ट्रेडिशन में है, क्या उस कारीगरी, उस परंपरा से, उस ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं? जी, अभी भी नई जनरेशन काफी हद तक, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हैं जो सरकार भी कर रही है और ओवरऑल क्योंकि ये क्राफ्ट हमारे अंदर बसा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलूंगी कि आपको आई डोंट नो आपको मालूम है कि कुछ पिछले 4 सालों से सबसे इंडिया का पद्मश्री अवार्ड 4 कारीगरों को कंसेक्यूटिवली 4 साल से मिला है। वाह! सो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है एक क्राफ्ट्समैन के लिए। अब आप देख सकते हैं जब से ये हुआ पिछले 4 साल से, तो सब कारीगरों के दिल में एक अर्ज है क्योंकि उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, इन अवार्ड से रिकॉग्निशन मिल रही है, वो जो पहले नहीं मिलती थी। सो जब ये दो चीज मिल जाए, यंगर जनरेशन ऑटोमेटिकली इंक्लाइन होगी। फिर आपके आजकल डिजाइनिंग कोर्सेज हैं, सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड। उस स्पेशलाइजेशन में अब आपको क्राफ्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मतलब जो आपका आई वुड से टेक्सटाइल डिजाइनर हो, फैशन डिजाइनर हो, एक्सेसरी डिजाइनर हो, तो वो सिर्फ कश्मीर का क्राफ्ट नहीं पर ऑल ओवर इंडिया जो हमारे हर इतने सारे क्राफ्ट्स है उनको वो यूज कर रहे हैं। और वो अब आई थिंक इन कुछ सालों में वो यंगर जनरेशन में एक एहसास आ गया है कि वो कैसे अपने इन क्राफ्ट्स को यूज करे और किस तरह उसकी पहचान बदल दे। सो वो एक लिमिटेड चीजों में ही नहीं कन्फाइंड रहेगा कि अगर ये आपका टेबल है तो बस हम सिर्फ टेबल की कुर्सियां और चेयर्स ही बनाएं, बट उनके हम नेकलेसेस कैसे बना सकते हैं, उनके फ्रूट बॉल्स और डिफरेंट चीजें जो आजकल की दौर में कोई भी पहन सकेगा। सो नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इलीट्स जो पहले महाराजा है, और क्योंकि वही उनको ज्यादा पेट्रनेज करते थे। तो इस क्राफ्ट को हम कैसे यूज करें वो भी एक एलिमेंट होगा जहां सिर्फ एलिट्स यूज करेंगे, बट ओवरऑल हर एक इंसान कैसे इस क्राफ्ट को यूज कर सकता है। तो वो तो आजकल के बच्चे कर रहे हैं। सो दे आर इंक्लाइन टू हमारे ट्रेडिशन, वो चाहते हैं वो वापस रिवाइव करना। और आजकल की टेक्नोलॉजी के सो वो एस्पेक्ट जो वो एक जुगलबंदी जिसको लेंगे कि टेक्नोलॉजी की, फिर आपके हेरिटेज की, क्राफ्ट की, उसकी सेंसिटिविटी की, वो समझना, वो दिल से पहचानना, वो आजकल के बच्चों में है एक रुझान सा इंसान देख। जिस जुगलबंदी आर्ट और कल्चर में, आर्ट में भी जो जुगलबंदी
हैंडीक्राफ्ट में भी जो जुगलबंदी की एक नई बात आपने की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ एक्सपर्ट्स या इस काम के जो हुनरमंद मास्टरमाइंड है, कई बार वो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करते या अप्रिशिएट नहीं करते। उनको लगता है कि इसकी जो शुद्धता प्यूरिफिकेशन है इसका, जो इसमें वो बनी रहनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट या इन चीज़ों की हो तो वो शायद वो अपना रूप खो देगा। तो नए जनरेशन में और पुराने जो कारीगर थे उनके बीच भी कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश, कि आप जिस चीज को बनाना चाहते हैं और आपके पुरखे जिन चीजों को बना चुके हैं उनके बीच का कोई रास्ता निकालने या उस पे रिसर्च का कोई काम, वर्कशॉप का कोई काम इस यहाँ आपके यहाँ हो रहा है? जी, वर्कशॉप्स तो होते ही हैं कि आप किस तरह कोई स्किल बच्चे को करें। दूसरा एक और जो इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आपको मालूम है कि कश्मीर के 7 क्राफ्ट्स को जीआई टैग मिला, उससे एक नई रुझान हो गई। सो आपका जो ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल क्लियरिटी हो गई। जब ऑथेंटिसिटी आपकी क्लियर हुई, आपका जो मार्केट में जब आप वो माल लेकर जाते हैं तो उसकी रिकॉग्निशन भी होती है और उसका मार्केट वैल्यू भी मिलता है। सो वो कुछ साल पहले, आई वुड से, वो जो पुराने आर्टिजन्स थे वो उसके शिकार, तब ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, वो इसके शिकार हो गए क्योंकि काफी एलिमेंट्स आए। अब तो आप स्कैन लेकर, अपने फोन तो सबके पास है, उसमें स्कैन करो, आपका सारा डिटेल मिलता है, किस कारीगर ने बनाया, मटेरियल क्या है, किस जगह रहता है, उसका कांटेक्ट नंबर। सो कोई भी उसे डायरेक्टली मिल सकता है। फिर जैसे क्राफ्ट सफारीज होते हैं, तो आपके विजिटर्स आए, और एनीबडी, जरूरी नहीं है कि जो कश्मीर से बाहर आए, जो कश्मीर के लोग हैं, लोकल्स हैं, वो डायरेक्टली अब डाउनटाउन और अलग जगह जाकर कारीगर से खुद मिलते हैं। तो वहां वो देखते हैं कि कितनी मेहनत इसी काम में, किसी हैंडीक्राफ्ट की चीज बनाने में लगती है, जो जब आप सिर्फ प्रोडक्ट देखते थे वो समझ नहीं आती थी। आप कितनी भी उनको स्टोरी सुनाए, बताए, वो फील नहीं होता है। पर जब आप कारीगर के साथ बैठते हैं तब आप समझते हैं कि अगर एक छोटी सी स्टिच भी है, उसमें कितनी इंट्रिकेसी, उसमें क्या, वो एक अलग सी पढ़ाई। हाँ हाँ, मैंने देखा कि एक आपके म्यूजियम में लगा हुआ है कि बिनाई के साथ भी एक कहानी चल रही जी, बेटा आगे के साथ। कहानी, जी हाँ, हाँ, वो आप बना भी रहे हैं, वीव भी कर रहे हैं, और आपकी वो कहानी बनती जा रही है। बिल्कुल। वो बहुत सही बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ के ग्रामीण संस्कृति, विलेज कल्चर जो है, उसके जो पहनावे, उस इस्तेमाल होने वाली चीजें, वो बची हुई हैं, उसे लोग जानना समझना चाहते हैं, उसमें जीना चाहते हैं, या फिर ये बदलाव के इस दुनिया में वो सब चीजें खत्म हो रही? जब मैं जैसे आपके इसी कैंपस में जो हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है, उसमें एक विलेज को बनाने की कोशिश, वहाँ जो चीजें रखी गई हैं, मैं देखता हूँ कि श्रीनगर से भी जो लोग आ रहे हैं उन चीजों को पहचान नहीं पाते कि ये क्या है, ये क्या बिल्कुल। है। अब जानना चाहते हैं, और गांव से जो लोग आए हुए हैं उनको बता रहे हैं कि इनका काम ये था, इससे ये बनाए जाते थे। तो क्या ऐसा है कि शहर और गांव में उतना गैप है, या फिर शहर और गांव नहीं, मेरे हिसाब से तो गांव में भी नहीं आजकल जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, चीजें हैं, उनका नहीं मालूम है। तो अब तो वो शहर और गांव वाला कश्मीर में उतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं रहा। दूरी की वजह? दूरी की वजह आपके वो कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं, शायद बच्चों को उतना, जितना मेरी जो अब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो स्किल और हमारा जो हिस्ट्री है वो तो काफी पता, कल्चर, इन चीजों में एम्फेसिस दे रहे हैं। सो बेसिकली ये एक उस लेवल पर जाना चाहिए जहां बच्चा समझे कि स्किल की भी रिस्पेक्ट है। अच्छा। मतलब मेरे हिसाब से तो वो है, हाँ, बिकॉज एवरी पर्सन हु हैज स्किल, कोई भी टाइप का स्किल हो, वो एक हुनरमंद। हाँ, आज एक एक सोसाइटी में या हम अपने आसपास ये देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी माटी के किसी चीज को बनाना जानता है, कोई आकृति देना चाहता है, जी, तो उसको अपने आप में प्राउड है कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल। और कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि आप माटी की चीजें ही बना सकते हैं, अपने जीवन, अपनी जीविका को चलाने के लिए और क्या कर सकते हैं, सवाल ये था।
अब तो सवाल ये है कि नहीं, आप माटी की चीजों को बनाकर अपना जीवन चला सकते। बिल्कुल। ये एक बदलाव तो और दिखाई दे रहा है। वो हर एक हिस्ट्री में हर टाइम ये होता है कि बीच में कोई पीरियड आ जाता है, तब ये मटेरियलिस्टिक ये मशीनरी चीजें, तो वो कुछ देर तक चलता है, बट लोग वापस आएंगे क्योंकि जब वो देखेंगे कि स्पेशली जो हमारा क्राफ्ट है ये कितना इको फ्रेंडली है। तो अब जो आपके क्लाइमेट चेंज वाले इको फ्रेंडली ये सब चीजें, वो वापस अब समझ रहे इम्पोर्टेंस ऑफ हमारी चीजें, जैसे ये कांगरी है। सो किस तरह ये बनी है, मिट्टी से बनी है, जो इसके कानी है, ये स्टिक्स है। सो वो चीजों की एम्फोसिस अब फिर से इंसान में हाँ, हीटर की जगह हम इस कांगड़ी को इस्तेमाल करें, आपका एयर कंडीशनर है, कई तरह के रोगों से मुक्त होते हैं। बिल्कुल। आप कोई बिजली और उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सो इसका वो काफी सारी अब फिर से वो रुझान हो रहा है, बिकॉज अब जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो गए, जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, फिर इंसान को लगता है कि वो जो अब हमारा स्टेज जहाँ मैकेनाइजेशन वो ये, सो वी शुड मूव बैक टू आवर ट्रेडिशंस। तो आई वुड सजेस्ट, मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है उनको कुछ और रास्ता दिखाना है, उनको बताना है थ्रू देयर एजुकेशन सिस्टम, वो ये कि क्या क्या चीजें थी, और वो वापस उनका रुझान हो रहा है इस जगह। और इसके अलावा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये ठीक, ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों से या अलग अलग जगह से बच्चे यहाँ आते हैं, और जो क्राफ्ट अब हमारे बीच नहीं है और इस म्यूजियम में उसको संभाल कर रखा है, उसकी डिजाइन, उसके बनाने के तरीके, और उस कारीगर से साथ बैठकर सीखते हैं। एक तरह का वर्कशॉप भी होता है। वो तो उस वर्कशॉप में शामिल होने के लिए कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? हमारे यहाँ अभी लास्ट वीक ही पुणे फैशन टेक्नोलॉजी से आए थे, केरला से आए थे। मतलब आप खुद सोचिए, केरला से वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स कश्मीर आए क्राफ्ट देखने के लिए, और फिर वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो हमारे एक तो हिंदुस्तान से आते ही हैं, वेदर वो डिजाइनर्स हो, रिसर्चर्स हो, स्टूडेंट्स हो, वो और जनरल लोग देखना चाहते हैं। विदेश से भी जी आते हैं। विदेश से कुछ लोग हैं जो विदेशियों ने कश्मीरी क्राफ्ट के ऊपर किताबें लिखी हैं, उनने जो प्रोडक्ट्स उस किताब में डिपिक्ट किए हैं, दिखाए हैं, वो यहाँ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सो वो विदेशी लोग भी जब किताबें और रिसर्च, स्पेशली कहानी जो हमारे पुराने पीसेस हैं, पेपर मैशी है, सो वो देखने के लिए कुछ लोग, उनमें से एक तो ये भी थे, अगर आप जानना चाहे, वो कनाडा से हर साल आते थे और वो कानी शॉल सिर्फ देखते थे, और उनने फिर अपना एक छोटा लूम बनाया था, तो वो उस पर करते थे। सो उनको हम असिस्टेंस देते थे, बताते थे कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। सो कोविड के बाद फिर जरा उनका आना थोड़ा कम हो गया, बट ये सब लोग आते रहते। कानी शॉल को और थोड़ा आप आम लैंग्वेज में, भाषा में थोड़ा आप समझाएं तो। क्योंकि अभी आपने कहा कि शॉल एक कॉस्टली चीज तो होगा, और वो कानी शॉल को खरीदना आम आदमी के लिए संभव भी नहीं होगा। तो और आपने कहा कि आज का ये चैलेंज है कि आज अपनी जरूरत के हिसाब से भी लोग बनाए। तो ठीक है, वो कानी शॉल अगर नहीं खरीद पा रहा है, काफी अगर 1.5 मीटर और 4 मीटर वो अगर लंबा है, तो वो हैंकी, रुमाल की तरह या इसको कान में लगा। हमने टाइज बनाई है। सो वो आपके टाइज है, आपके बैंड्स है, तो उसको तो हम कानी शॉल कह नहीं सकते जी, उसको हम क्या कहते हैं? वो हम कानी वीविंग बोल सकते। अच्छा, कानी भी। शॉल नहीं है, पर कानी यानी कानी एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी। जी, एक तकनीक है जो जो छोटी स्टिक्स होती, उन स्टिक्स को कश्मीरी में कानी बोलते हैं। तो वो जब आप वीव करते हैं उससे, तो कानी वो हो जाता है। इसके जनरली पहले शॉल्स ही बनते थे, इसीलिए कानी शॉल्स, और वो गाउन्स बनते थे, इसीलिए कानी शॉल्स। इसे तो स्वयं प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो रादर जो उन्होंने ये स्टार्ट किया कि वो जब भी बाहर विदेश जाते हैं तो सबको अपने ही क्राफ्ट में से कुछ देते हैं, इधर कश्मीर का और बाकी हिंदुस्तान का। सो वो
वो क्राफ्ट उनके पास नहीं है, वो हम लोगों के पास है। तो जो ये इम्पोर्टेंट एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हाँ वो वहां देना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग कि हमारे क्राफ्ट को जब बाहर दिया जाता है। अभी कितने लोग हैं कानी शाल बनाने वाले, आप कोई आंकड़ा? कानिश आंकड़ा मुझे फिगरेटिव नहीं पता है, कितने कानी शॉल का वापस रिवाइवल हो गया अब जी। जब कुछ साल पहले कानी शॉल होता था, अब तो ऐसा है कि आई मीन ऑर्डर्स बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो कानी शॉल बनाना जानते, या कानी शॉल ना कहें कि उस तरह की बिनाई जो लोग जानते जी, अब वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं बिल्कुल और वो काफी मजबूती, आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकते हैं। हुए हैं। अच्छा, हो रहे हैं। काफी अभी जो इस साल अभी पद्मश्री जिनको मिला, वो कानी शॉल के एक हमारे सीनियर आर्टिजन है फारूक साहब। सो कानी शॉल वाले उसमें फिर हमारे क्लस्टर्स भी होते हैं या क्राफ्ट विलेजेस, तो वहां लोग सीधा जाते हैं। सो जब से ये इंटरवेंशंस हो गई, उससे कारीगर को एक सपोर्ट सा मिला, और वो अब डायरेक्टली फिर आपके दीज कंप्यूटर, आई मीन क्या बोलते हैं इन्हें, ई कॉमर्स, तो डायरेक्टली अब कारीगर जुड़ रहे हैं लोग। सो वो तो एक काफी अच्छा एक जिससे वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अपना काम खुद करके खुद चीजें बेचते हैं। इसका मतलब कुछ वैसी चीजें जो हमारे ट्रेडिशन से, हमारे सामने आसपास से दूर हो रही थी, उसे बचा लिया गया। जी, जी, बचा लिया गया। कुछ ऐसे क्राफ्ट्स भी हैं जो बिल्कुल डाइंग क्राफ्ट्स थे, उनको वापस सरकार रिवाइव कर, जैसे एक दो बताएं आगे। जैसे उसमें ग्लेज पॉटरी। ग्लेज पॉटरी वो पहले ग्लेज पॉटरी का काफी नाम आया है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो डलगेट पॉटरी के नाम से जाना जाता था। तो उसमें जो एक ग्लेजिंग देते हैं वो एक टेक्निक से दिया जाता है, तो उसके हमारे पास कारीगर नहीं थे। सो सरकार ने अब एक हमारा छोटा यंग एजुकेटेड लड़का है जो अब वो ये काम कर रहा है, और उसके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। प्लस जैसे हमारा सिल्वर वेयर था या नमदा कुछ साल पहले डिक्लाइन पर था, वो अब रिवाइव हो रहा है, वगू हो रहे हैं। सो वो क्राफ्ट, सरकार का फोकस है कि वो वाले क्राफ्ट जो ऑन अ डिक्लाइन थे उनको महत्व दिया जाए और उन कारीगरों को फिर से वापस लाया जाए, जो फिर वो ऐसे ही वो जो हमारे कारखानदार में जिसमें गुरु शिष्य परंपरा की कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे मीन्स नॉट जनरली जी, जो इंटरेस्टेड है उनको सिखाते हैं, जो वो हमारा क्राफ्ट बरकरार रहे। सो उस पर एक स्ट्रॉन्ग सोच जारी है कि ये जो क्राफ्ट है ये खत्म नहीं होने चाहिए। एक और है कश्मीर में की एक खासियत, या एक खासियत क्या, एक मौसम की वजह से एक जो ट्रेडिशन है कि सर्दी में जी, लोग बाहर कम जाते हैं, बिल्कुल घर में ही काम करते हैं, उसमें बिनाई का काम ज्यादा होता है। अगर कानी साल या ऐसी कुछ चीजें फिर से रिवाइव हो जाती हैं, उनका बाजार बन जाता है, तो सर्दी में घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, ज्यादातर महिलाएं, तो उनको रोजगार उनके पास ज्यादा होगा, उनके हाथ मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। बिल्कुल। तो यही हैंडीक्राफ्ट की यही एक खूबी थी, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री में माना जाता था और लोग घरों में ये करते थे, जो स्प्रिंग में या समर में थोड़ा बाग में यानी खेतों में भी काम करते थे, पर विंटर में एक्सक्लूसिवली घर में बैठकर कोई भी एम्ब्रॉयडरी हो, क्रूवल हो, चेन स्टिच हो, तो वो घर में बैठ के ही करते थे। और जनरली आप देखिए महिला के लिए जो आपने ये पॉइंट बोला, जो महिला घर में बैठी हुई है उसको तो एक अपना पैसा तो वो अर्न कर पा रही है इसी क्राफ्ट की वजह से, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो घर में बैठ के अपने टाइम के हिसाब से वेदर शॉल बनाती है या क्रूवल का काम करती है या जो भी काम करे जिस भी क्राफ्ट के साथ, वो अपनी एक अर्निंग कमा रही है। हमने देखा कि श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल जो इस प्रेमाइसिस में हो रहा है, इसका एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तो जो कानिशाल या और सब चीजें हैं, उनसे उन बच्चियों को फिर से एक बार आगे आने और अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे उत्सव का क्या महत्व है, आप उसको किस तरह देखते हैं? जो ये सोन नाराज जी, इसको आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो यंगर जनरेशन, एक तो ये कि वो सिर्फ किताबों में ना ये चीजें पढ़े, किताबों से बाहर निकल के खुद देखें। मतलब उनने कांगरी और वॉटेवर चीजें तो पढ़ी होंगी, बट हाउ टू मेक द एक्सपीरियंस मोर रियलिस्टिक, उनके लिए ये ऐसे फेस्टिवल्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बच्चा खुद देखेगा, मैं अगर बच्चों की, स्कूल गोइंग बच्चों की ही बात करूं, जो वो प्रैक्टिकली देखेगा उसका इम्प्रेशन उनकी दिमाग में पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मेरा ये है, मतलब मेरी सोच है कि हर एक बंदे में, हर एक स्टूडेंट में कोई ना कोई कैपेबिलिटीज होती हैं। ये पॉसिबल नहीं है सब लोग मैथमेटिशियंस बने, कुछ नंबर्स में अच्छे नहीं होंगे, वो डिफरेंट किसी क्रिएटिव फील्ड में होंगे। सो जब वो ये सारी चीजें देखेंगे कि क्रिएटिव कितनी चीजें हैं, उनमें क्या क्या वो कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उनको, एक वे सोचने का कि अगर ये पहले हम मिट्टी वाले होते थे, अब अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं पॉट्स, तो क्या वजह है? इज इट गुड फॉर हेल्थ? अब लोग वापस क्यों आ रहे हैं कि अब सब कॉपर में क्यों चाहते हैं कि कॉपर वेसल में हम पानी जमा करें, रखें और वो सब। सो हम वापस उस स्टेज पर आ रहे हैं जब हमें लगा कि ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट हमारी हेल्थ, सो वो बच्चों को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव अ रिच हेरिटेज। अगर वो नहीं होता तो इंसान बोलता अच्छा जी ठीक। अच्छा, एक बात और आप मुझे बताएं कि हाँ, भारत ने या संघ प्रधानमंत्री ने जो ये नारा दिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनने की कल्पना जो हम लोगों ने की है, या जो वो जो विजन रखा है, उसमें इसका कितना रोल हो सकता है? तो जी, क्योंकि विकसित भारत तब होगा, फ्यूचर हम तब कर सकते हैं जब हम अपने पास्ट को भी समझे और उसको जाने। जब तक हम अपने पास्ट को जानेंगे नहीं, वो हमारा प्रेजेंट भी लिक्विड होगा। लेकिन वो इकोनॉमिकली कितना सस्टेनेबल है? आज क्या बाजार में इसकी डिमांड है, मांग है? जो लोग अगर कई लोग ये सोचते हैं कि हम हेरिटेज को संभालने निकलेंगे, लेकिन हम सुबह और शाम की रोटी कैसे चलाएंगे? कुछ ऐसी भी समस्याएं लोगों के सामने, कारीगर के सामने आती होंगी। जी बिल्कुल तो उस मुश्किलों से निकलने के लिए क्या रास्ते हैं? मैं तो बोलूं कि अगर आप, जैसे अगर मैं तो अभी कंसंट्रेट कर रही हूँ सोन मीरास आपके इस फेस्टिवल पर ही, अगर बच्चों को ये समझाया जाए कि जो हमारा ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को हम कैसे बचाएं, उस हेरिटेज को हम कैसे कंजर्व करें, सो वो कंजर्वेशन एक अलग ही दुनिया है। अगर वो उस पर ही काम करे कि इधर अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कैसे कंजर्व करें, अबे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स कैसे कंजर्व करें, उनको कैसे पढ़ें और उन्हीं चीजों में अगर जाएं, सो वो तो एक अलग उनको राह पर लेगा कि जहां उनका ट्रेडिशन भी रहेगा, वो इंटैक्ट भी रहेगा, और ये बच्चे आजकल के पढ़ाई को, एलिमेंट्स को लेकर अपनी हेरिटेज को बचाकर नया रास्ता दिखाएंगे। मैम, मुझे बार बार आपको इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपने इस छोटे से प्रेमाइसिस में, एक छोटी सी जगह पर आपने एक जम्मू कश्मीर की लगभग सभी चीजों को, जिसको अब हम अपनी नजर से राह चलते नहीं देख सकते, आपने इसको यहाँ से संभाल कर रखा। ये तो मैंने नहीं रखा है, हमारी एक टीम है, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे डायरेक्टर साहब है। सो एज डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, एज स्कूल ऑफ, लेकिन इसकी स्थिति, एक और बात, इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, इसको काफी जरूरत है कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि अब कुछ आई मीन नई टेक्नोलॉजी, नई कंस्ट्रक्शन, वो चीजें, उस पर काम चल रहा है, सरकार अभी वो कुछ प्रोजेक्ट्स बना रही है। तो आई एम होपफुल कि इन नियर फ्यूचर ये चीजें भी आपको, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मिल जाएंगी।
बट स्टिल तब तक के लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं लोग देखें, लोग उनको पसंद करते हैं, उससे बड़ी कोई चीज लोगों का देखना, किसी की खुशी, वो जो एक हम सबको एक यहाँ जो हमारा ग्रुप है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब उसके लिए वर्क करते हैं कि जो चीज है वो देखे और सब वो पसंद करें। सो उससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र रीजनल सेंटर के तत्वावधान में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें आप आई, आपने अपने विचार रखे, कुछ ऐसी चीज़ों से भी हमें रूबरू कराया, दिखाया, बताया, जो नई पीढ़ी जानेंगी, लोग जानेंगे तो सच यकीनन उन्हें अपने आप पे गर्व होगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।